साथियों नमस्ते। साथियों, बहुत सारे साथी कल से ही जो लखनऊ में आतंकवाद के नाम पर, अलकायदा के नाम पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार छापेमारी की सूचनाएं, खबरें, अफवाहें लगातार जो आ रही हैं, तो उन पे लगातार बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। बहुत सारे लोगों ने रिहाई मंच से इस पूरे प्रकरण पे बहुत सारे सवाल जवाब भी किए कि क्या कैसा सोचते हैं इन सवालों को लेकर। तो इन्हीं सवालों को लेकर आज हम लोग रिहाई मंच अध्यक्ष मोहम्मद शोएब के साथ हम सभी लोग गए थे। दोनों जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं, ख़ास तौर पर दुबग्गा के से मिनहाज और यहाँ पर क्या कौन जगह है सर, मुहद्दीप क्या नाम है, मोहबुल्लापुर से जो एक वहाँ से मुशीरुद्दीन गिरफ्तार हुए हैं, उन दोनों के परिजनों से मुलाकात किए। और अभी हम लोग मोहबुल्लापुर के मुशीरुद्दीन जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करके आए हैं। जब हम लोग वहाँ पर गए तो उनकी 12 साल की लड़की जेबा, जो कि शुगर से पीड़ित पेशेंट है, बहुत सीरियस पेशेंट है, और अपने पिता के कल जाने के बाद वो काफ़ी सदमे से आहत है और पूरा परिवार वहाँ पर रोता भी लगता हुआ नजर आया। ठीक इसी तरह से दुबग्गा में जब हम लोग गए वहाँ पर, तो उनके वहाँ पर मिनहाज के फादर शराज साहब बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोले। बहुत सारी मीडिया वहाँ पर लगी थी और बहुत मुश्किल से उनसे बात हो पाई, और लगभग हम लोग उनसे बहुत देर तक बात किए। और इन सवालों को लेकर, आतंकवाद के नाम पर जो कल उनके क्या जो गिरफ्तारियाँ हुई, किस तरह से हुई, तो उन सब सवालों को लेकर बात हुई। तो इस पूरे जो बातचीत है, इस लाइव का जो ये पूरा कार्यक्रम था, आज दोनों जगहों पर जाने का शोएब साहब के नेतृत्व में गए हैं। तो हम चाहेंगे कि शोएब साहब इस पे बात रखें कि वो जैसे गए तो क्या देखा उन्होंने, क्या पाया और कैसे वो देखते हैं। देखिए, दुबग्गा जब हम गए हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोगों ने कहा कि सुबह 6:30 बजे से ही ATS के लोग गश्त कर रहे थे, लोगों को भगा रहे थे, आने जाने नहीं दे रहे थे, उस जगह पर नहीं आने दे रहे थे, और बाद में चौराहे से, दुबग्गा चौराहे से इस सड़क को बंद कर दिया था। ये वहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है। और ये भी कह रहे थे कि करीब 9:30-10 बजे के मिनहाज को ATS ने पकड़ा, अपनी गाड़ी में बिठाला और गाड़ी वहीं खड़ी किए रहे, और ब्लैक कमांडो उनके घर को और उसके अलावा शकील के घर को घेरे रहे। शाहिद के घर को, शकील के बगल में जो शाहिद के घर को घेरे रहे। तो इस तरह से शाहिद के घर को घेरना, और फिर मिनहाज के घर में घुस करके फिर उसके बाद जाना। मिनहाज जबकि बाहर ही बकरे को लेकर के अपने खड़ा हुआ था, उसको पकड़ा, अपनी गाड़ी में बिठाया। उसके बाद में दरवाज़ा खुला था इनके घर का, इनके घर के अंदर पहुँचे तो मिनहाज के वालिद उस वक्त नहा रहे थे। जब नहा करके निकले तो माजरा देखा बहुत इस तरह से, तो वो बहुत सहमे हुए थे। अब तक वो सदमे से निकल नहीं पाए हैं और किसी से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी तरह से उनको तैयार किया अपने साथ बातचीत करने से। तो उन्होंने बताया कि जो है उनको ATS के लोगों ने ला करके एक बोरी दिखाया और कहा ये बोरी बरामद हुई आपके बेटे के कमरे से। उनके सामने बरामदगी नहीं हुई, बल्कि उनको दिखाया गया वो बोरी कि ये बोरी आपके बेटे के कमरे से बरामद हुई है और इसमें बहुत सारा बारूद है और क्या क्या है, तो और इसमें कुकर भी रखा है। उस वक्त वहाँ पर कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई थी, सारी लिखा पढ़ी फिर 7 बजे मिनहाज के वालिद को और वालदा को, दोनों को ATS के लोग अपनी गाड़ी में बिठा करके ATS हेडक्वार्टर ले गए। वहाँ से फिर 9 बजे के करीब उनको पहुँचाया। 9:30 बजे वो अपने घर आए हैं किसी तरह से। और हर तरह से आज तक ATS ने ये कह रखा था कि किसी से बात न कीजिएगा, इसलिए कि अगर बात करेंगे तो आप सही बता देंगे और हमारी जो सारी कार्रवाई है वो उसकी पोल खुल जाएगी।
इसलिए आप हम जैसा कहेंगे वैसे बोलिएगा, उसके अलावा कुछ ना बोलिएगा। तो ये रही बात मिनहाज के घर के। और मिनहाज के घर से जब छुट्टी मिली हमें, तो वहाँ से हम निकले और फिर मुशीरुद्दीन के घर बहुत मुश्किल से पहुँच पाए मुहिबुल्लाहपुर में। मुहिबुल्लाहपुर में छोटी मस्जिद है, छोटी मस्जिद से करीब में उनका घर है। और घर क्या है, वो तो टिन शेड ऐसे पड़ा हुआ है और बाकी बिखरा पड़ा है। दो बिस्तर पड़े हैं वहाँ पर, दोनों बिस्तर पर पूरी फैमिली उनकी रहती है। और उनकी बीवी ने बताया कि मीडिया के लोग उनको परेशान कर रहे हैं कि इतना नया घर कैसे बनवाया जा रहा है, कहाँ से पैसा आया, जबकि उसका क्या नाम है, मुशीरुद्दीन का घर नहीं बन रहा है। मुशीरुद्दीन के घर में तो फाक़े कशी की हालत है और उसकी बेटी जो है बहुत ही घबराई हुई थी और जब हम लोग पहुँचे हैं तो बेहोश हो जाने की हालत में थी, बीमार बेटी। बाकी भी घर के लोग रो रहे थे, माँ रो रही थी, बीवी रो रही थी, बेटियां रो रही थी, सब के सब परेशान हाल थे। और ये कह रहे थे अब तो कमाने वाला हमारे घर में है नहीं, हम खाएंगे क्या। दवा इलाज का मामला तो दूर की बात है, खाने तक के लाले उनके घर में पड़े हुए हैं। ऐसा घर, ऐसा शख्स दहशत गर्द होगा, ये समझ से परे है। ये सारा का सारा वाक़या स्टेट प्रायोजित है, राज्य प्रायोजित है। और ये राज्य प्रायोजित इसलिए किया जा रहा है, इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं ताकि 2022 का जो चुनाव विधानसभा का होने जा रहा है उसमें वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। हिंदू वोट इकट्ठा होकर के ये समझ करके कि मुसलमान आतंकवादी है, जो 2008 से शुरू किया गया था, बल्कि 2008 नहीं, हम तो समझते हैं कि 2000 से ये शुरू हुआ है। जो खेल 2000 से शुरू हुआ था और 2008-9 में आकर के बंद हो गया था, वो खेल फिर से शुरू हो गया है। तो ये खेल फिर से शुरू हुआ है और इस खेल को लेकर के भाजपा अपना वोट भुनाना चाहती है, इसलिए इसको और आगे बढ़ा रही है। ऐसी हालत में हमें बहुत ही संभल कर रहना है और ये जो वोटों का ध्रुवीकरण करने का जो तरीक़ा है, वो चाहे आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारियों का मामला हो, चाहे आबादी के पर आया कानून हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन पर आया कानून हो, ये सारे के सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं भाजपा सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा, ये सब के सब जन विरोधी कानून हैं। बल्कि किसानों का कानून और भी जन विरोधी कानून है। किसानों के कानून को ख़त्म करने के लिए किसान लामबंद है, उसको भी ख़त्म करने की तमाम कोशिशें की जा रही है और लोगों को बांटने की और जन आंदोलनों को ख़त्म करने के लिए ये तरीक़ा अपनाया है भाजपा की सरकार ने कि मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर गिरफ़्तार करो और उनसे हिंदुओं को दूर करो, ताकि मनमाने तरीक़े से हम जीत सकें और जीत करके सिर्फ़ कुछ घरानों को, अंबानी अडानी जैसे घरानों को फ़ायदा पहुंचा सकें। ये इसके पीछे साजिश है, इस साजिश को समझना होगा। साथियों, अभी शोएब साहब अपनी बात रख रहे थे कि किस तरीके से जो पूरा आतंकवाद के नाम पर जो तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके पीछे की क्या जो राजनीति क्या है। साथियों, जब हम लोग मिनहाज के घर गए और तो वहाँ पर मीडिया के लोग काफ़ी लोग थे और पूरा परिवार अपने आप को ताला में बंद, ऐसा लग रहा था जैसे ताले में बंद है और बहुत मुश्किल से उनको हम लोग मिल पा रहे थे। ये पूरा का पूरा अगर इस पूरे मॉड्यूल पे हम लोग बात करें,
जिसको कल बहुत ही जो एडीजी प्रशांत कुमार है वो कह रहे थे कि अलकायदा का मॉड्यूल है, अलकायदा का नाम आते ही बड़े पैमाने पर जो डिबेट हो जाती है, डिस्कशन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो पूरे के पूरे प्रोसेस में पहली जो सबसे चर्चित गिरफ्तारी है अलकायदा के नाम पर वो संभल से गिरफ्तारी है। और संभल से अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो जफर और आसिफ नाम के 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी, और जिसमें आसिफ को बताया गया कि सनाउल हक करके एक आदमी है जिसको कहा जाता है कि वो अलकायदा का दक्षिण एशिया का इधर का वही देखता है। तो उसको बताया जाता है कि वो आसिफ को किसी पाकिस्तान या अफगानिस्तान किसी वजीरिस्तान में किसी ट्रेनिंग कैंप में मिला था और आसिफ वहाँ पर उसको रिक्रूट कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी गली मोहल्ले का मामला हो, अलकायदा ऐसा लग रहा था संगठन जैसे लग रहा था जो उसमें इस तरह से प्रोपोगेट जब संभल का नाम आया था। वहीं जो जफर, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ, तो जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उनके बारे में कहा गया था ये फंडर है, जबकि जफर के उनके बारे में उन्होंने और वो उसके पहले भी आतंकवाद के मामले में गिरफ्तार हुआ था। जबकि मामला ये हुआ था कि उन्होंने एक मामले में उनको मालूम चला था कि उनका नाम है, और जब उन्होंने दिल्ली के कोर्ट में अपने आप को ये कहते हुए कहा कि मैं किसी केस में वांछित हूँ, तो उसके बाद उस कोर्ट में जाकर के दिल्ली स्पेशल सेल ने भी इस बात को कहा कि नहीं, वो किसी मामले में वांछित नहीं है, जो कि जिस तरह से ये मामला अलकायदा का है। और जो कि अलकायदा का नाम आते ही एक बड़े पैमाने पर एक जो फोबिया है, टेरर का फोबिया है, और जो एंटी मुस्लिम जो सेंटीमेंट है वो पूरा उभर करके सामने आ जाता है, और जिसको हम लोग कल देख सकते हैं। शोएब साहब बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हो रहा है। अभी पलिया में, आजमगढ़ में बड़े महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, वहाँ पर जाति की गई, वहाँ के प्रधान का घर गिरा दिया गया, वो दलित समुदाय के थे। अभी किशनदासपुर में एक प्रधान के भाई की हत्या हुई आजमगढ़ में, वहाँ पर एक जगह जहानागंज के पास में, इसी तरह चंदौली में, जौनपुर में लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं और लगातार योगी सरकार इनसे घिरी हुई है। और कल जहां पर समान नागरिक संहिता से लेकर अभी कल की डेट में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने कल एक लाया है कि जनसंख्या नियंत्रण करने का मामला, और देखिए जो भी देखिए ट्रिपल तलाक हो या जनसंख्या नियंत्रण, ये पूरा एक फोबिया जो हिंदू माइंडसेट में एंटी मुस्लिम जो पूरा किया गया है, वो फोबिया के तहत ही ये पूरा का पूरा मामला रहता है। तो मुझे लगता है कि इसमें खास तौर पे इस फोबिया के बारे में हम शोएब साहब से बात करेंगे कि जो कल सी डेट में सभी लोग इस बात को कर रहे हैं, और आपको भी लग रहा होगा कि एक फोबिया दिमाग में चल रहा है कि वहां से बरामदगी बड़े पैमाने पर हुई है। कुछ कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर बरामद हुआ है, कुछ बम कर रहे हैं, डेटोनेटर कर रहे हैं, पिस्टल कर रहे हैं। जैसे में अभी हम महबुल्लापुर में जहाँ से होके आए हैं, जो लड़का मुशीरुद्दीन है, उनके पत्नी का कहना है कि घर में कुकर था जिसपे खाना बनता था, उसको लोग कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर बम है। और मैं जहाँ तक मुझे मालूम है कि मुझे याद आता है कि 2005 में जब हम लोग आतंकवाद के मामलों के देखना समझना शुरू किए थे, और 2005 में संकट मोचन ब्लास्ट के बाद मऊ में एक गिरफ्तारी हुई थी, और ईटीवी पर उसमें चल गया था कि उसमें ऐसा चला था कि वहाँ पर कि प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ, लेकिन जैसे ही वो पूरा मामला उछला तो वो बैकफुट पर पुलिस पहुंची। तो मैं शोएब साहब से एक तो ये बात जानना चाहूँगा कि इस बात को लेकर, चूँकि वो गए थे और उनका एक अनुभव है इस को लेकर कि जो पुलिस बड़े पैमाने पर अलकायदा के नाम पर जो गिरफ्तारी का बात करी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जब 2015 अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, जब संभल को टारगेट किया गया था, और आजमगढ़ की तरह ही टारगेट संभल भी हुआ था। संभल में दीपा सराय एक मोहल्ला है जहाँ पर आतंकवाद के नाम पर उसको टारगेट किया गया था, और आजमगढ़ को भी एक पढ़ा लिखा सेंटर रहा, और आजमगढ़ में 2008 में बाटला एनकाउंटर के बाद उसको टारगेट किया गया। तो पढ़े लिखे एरिया को टारगेट करना इनके एक निशाने पर रहता है एजेंसियों के। तो खास तौर पर उसमें कहा गया कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर बरामदगी की गई जो है। तो ये बरामदगी का क्या मामला है, और विभिन्न केसों में शोएब साहब ने बरामदगी को कैसे देखा, और इस बरामदगी को कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिस की बरामदगी या एटीएस की बरामदगी या एसटीएफ की बरामदगी ऐसे ही रहती है जो अदालत में जा कर के फेल हो जाती है। एक लड़का जलालुद्दीन बंगाल का था,
उसको एसटीएफ ने पकड़ा था 2007 में, जून 2007 में। और एक दूसरा लड़का था बिजनौर का, नौशाद। इन दोनों को एक साथ गिरफ्तार दिखाया गया था लखनऊ से ही। लखनऊ में रेजिडेंसी के पास से गिरफ्तार किया जाना दिखाया गया था। और जलालुद्दीन के पास से AK-47 हैंड ग्रेनेड RDX, नौशाद के पास से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और RDX ये बरामद किया जाना दिखाया गया था। जबकि नौशाद को पकड़ करके लाया गया था राजस्थान से, पहले से STF ने अपने कब्ज़े में कर रखा था। और बाद में ये फर्जी बरामदगी दिखा करके उन लोगों को गिरफ़्तार किया था। और जो बाद में अदालत में साबित नहीं कर पाए, और इस केस में जितने भी लड़के फंसाए गए थे, बंगाल के भी लड़के लाए गए थे और यूपी के कई जगहों के लड़के थे, ये सब बाइज़्ज़त बरी हुए। तो ये खेल है, जब गिरफ़्तार किया जाता है तो मीडिया पर इतना ज़बरदस्त तरीक़े से फैलाया जाता है इसको कि सचमुच लगता है ये कहानी बिल्कुल सही है। कोई जल्दी अविश्वास कर ही नहीं पाता है, जबकि विश्वास करने के लायक ये कहानियाँ नहीं होती हैं। ये कहानियाँ IB के दफ्तर में गढ़ी जाती हैं, वहाँ तैयार की जाती हैं, प्लॉट तैयार किया जाता है, फिर बाद में उसको प्लांट किया जाता है। ये पूरी इस तरह की कहानी चलती है। IB भी इसमें मददगार होती है, ATS भी मददगार होती है, STF भी मददगार होती है, स्थानीय पुलिस भी मददगार होती है। और मुक़दमे के दौरान जो मैंने ट्रायल फेस किया है इन लोगों का, लड़कों का, उसमें कई पाकिस्तानियों से भी मेरी बात हुई जो यहाँ के मुक़दमे में फंसे हुए थे। उन लोगों ने कहा कि ISI और IB मिल करके ये खेल खेल रही हैं। तो ISI पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, IB भारत को मजबूत करने के लिए बराबर के खेल खेल रहे हैं। वहाँ के दोनों जगहों की सरकारें अपने को बचाने के लिए इस तरह का खेल मिल कर के खेल रही हैं। ये मेरी अपनी जानकारी है जो मुझे मुकदमा लड़ने के दौरान लोगों से मिली। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारियां हो रही हैं वो बिल्कुल ही फर्जी हैं, और सिर्फ आतंक का माहौल समाज में, हिंदू मुसलमान में नफ़रत फैलाने के उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है। इसको हमें और आपको समझना पड़ेगा। और फिर इसके अलावा जो तमाम कानून बनाए गए हैं वो भी जनता के हक़ में नहीं हैं, बल्कि कुछ लोगों के, कुछ पूंजीपतियों के हक़ में हैं। तो ये पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारें जनता के ख़िलाफ़ साजिश रचती हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए बांटती हैं और फिर बांट करके सरकार बनाती हैं। सरकार बना करके सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। साथियों देखिए, ये चूँकि ये लाइव हम लोग आज इस लिहाज से कर रहे हैं क्योंकि कल का मामला है और बहुत सारे साथियों का लगातार कहना था कि इस पर बातचीत आनी चाहिए। और हम लोग दो जगहों पर गए हैं। अभी ये भी मालूम चल रहा है कि ATS ने कुछ जगहों पर और भी गिरफ्तारियां की हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों से भी मुलाकात करने की, बात करने की। लेकिन साथियों, इस बात पर हम लोग को याद करना चाहिए कि अभी कुछ ही दिन पहले, चंद 1-2 दिन पहले की बात है कि फादर स्टेन स्वामी की मौत हुई और UAPA का ही मामला था। जिस तरह से पूरे देश में कभी कश्मीर को टारगेट करते थे, आज एक देर पूरा कश्मीर को कैद खाने में तब्दील कर दिया। ठीक उसी तरह से कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश में जो 370 के नाम पर जो होम अरेस्टिंग हुई, सबसे पहले शोएब साहब की इसी घर में होम अरेस्टिंग हुई और संदीप भाई की उनके घर में, इंदिरा नगर में होम अरेस्टिंग हुई। आज जिस तरह से जो पूरा कश्मीर का जो नैरेटिव था वो पूरे उत्तर प्रदेश में भी बन गया। जिस तरह से गुजरात आज उत्तर
प्रदेश भी बन गया है, आप इनकाउंटर से लेकर तमाम घटनाएं हो रही हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी पिछले दिनों जिस तरह से यूएपीए के मामले में, खास मामले में नताशा नरवाल, देवांगना और आसिफ के मामले में जिस तरह से वहाँ पर कोर्ट ने बोला कि यूएपीए के इस्तेमाल के बारे में बोला, जो नौजवान हैं जिस तरह से उनको फंसाया जा रहा है उसके बारे में बोला, तो हमको इसके पहले भी तारिक और खालिद जो कि उनकी गिरफ्तारी पर 2008 में जो निमेश कमीशन गठित हुआ था उसकी रिपोर्ट में भी इस बात को बोला कि मुसलमान जो लड़कों को आतंकवाद के नाम पर गलत तरीके से फैब्रिकेट किया जाता है, फर्जी मामलों में फंसाया जाता है और सालों साल बाद रिहा होते हैं। अभी पिछले दिनों अभी हम भूलें ना तो क्योंकि हमारे भूलने की भी बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। अभी हम गुजरात से ही एक लड़का बसीर रिहा हुआ। अभी शोएब साहब के ये क्लाइंट थे सज्जादुर रहमान, जो पिछली 20 दिसंबर 2019 को लगभग कितने साल बाद सर, लगभग 9-10 साल बाद 2007 का मामला था, जो 2019 में जो रिहा हुए, मतलब कि 2019 मतलब कि 9 और 12 साल बाद रिहा हुए, कश्मीर के थे जो है। तो मामला है कि जिस तरह से कल की डेट में कश्मीर के नाम पर होता था, फिर आजमगढ़ के नाम पर हुआ और एक सिलसिला लगातार अब देखिए तो सैफुल्ला इनकाउंटर के बाद IS के नाम पर लखनऊ को टारगेट किया गया, एक राजधानी को, क्योंकि राजधानी को टारगेट करने से एक बड़े पैमाने पर एक खबर जाती है और इसमें पूरा जिस तरह से कहा जा रहा है, नैरेटिव कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को ये दहलाने वाले थे या इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब पहलुओं पे हम लोगों को बात करनी चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। इस पहलुओं पे जांच होनी चाहिए कि क्योंकि अगर सिर्फ मीडिया और ATS की बात अगर हम मान लें, उनकी बात जान लें, तो इसका मतलब ये भी तो सवाल है कि जो लोग लड़के न्यायालयों द्वारा रिहा हो रहे हैं तो क्या इस देश के न्यायालय सच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ATS और मीडिया ही सच कर रही है। तो मैं खास तौर पर जो नया जो यूएपीए का जो कानून का दायरा बढ़ाया गया है उसके बारे में और भीमा कोरेगांव से लेकर और जो दिल्ली दंगों में जो लोग बंद किए गए हैं उनके बारे में यूएपीए और किस तरीके से जो जिन मामलों में शोएब साहब यूएपीए के मामलों में लगातार लड़े हैं, इन मामलों को अगर देखिए तो कल की डेट में ये कहा जाता था कि एक स्तर पर लोग कहते थे कि नहीं आप तो मुसलमान का सवाल उठाते हैं, आदिवासी का सवाल उठाते हैं, यहाँ तो नक्सलाइट होते हैं, यहाँ तो आतंकवादी होते हैं। लेकिन आज देखिए किसान आंदोलन में भी किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी जिस तरह से कहा गया, सबने देखा। तो हमको लगता है कि इस डायमेंशन को बड़े दायरे में देखना चाहिए। सुना कुछ बात तो हम लोग फिर इस पूरे जो लखनऊ का जो 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ गिरफ्तारियां और भी हुई हैं, इस पर हम लोग जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अपनी बात रखेंगे। जो विक्टिम से जो बातें आई हैं उसको और भी ब्यूरो के रूप में प्रेस नोट के शक्ल में और वीडियो के शक्ल में हम लोग उसको आप लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और ख़ास तौर पर मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि जो हम लोग खास तौर पर आज जो दूसरी जगह कहाँ गए थे सर हम लोग, मोहबिल्लापुर में, जो वहाँ पर मुशीर जिसके बारे में बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, उनके घर पे जाना चाहिए लोगों को। फातिमा नगर में उनका घर है मोहबिल्लापुर में। वहाँ पर एक छोटा सा उनका मकान है जिसके उनके पिता ने टीन शेड है और टीन शेड में है और उनके घर में पिछले दिनों उनके पिता की 7 महीने पहले डेथ हुई थी। तो वो भी भाइयों का बंटवारा में कोई भाई बनवा रहा है और कोई भाई नहीं बनवा पा रहा है। जो नहीं भाई बनवा पा रहा है उसमें मुशीरुद्दीन थे। तो और उनके घर पे जिस तरह से जा करके पूछा जा रहा है कि ये घर कैसे बन रहा है, जबकि वो टेंट सेट में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। और उनकी लड़की जो है 12 साल की, वो शुगर की पेशेंट, उसकी हालत खराब है, उसको दवा की जरूरत है। यहाँ तक कि उनके बच्चों की किताबें भी जो वहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी बच्चियाँ, उन किताबों को भी वहाँ से ATS कल उठा के लेके चली गई। तो सवाल इस बात का है कि क्या हम जो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो सियासत की भेंट ये लोग चढ़ रहे हैं, इनके सवालों को हम लोग को उठाना पड़ेगा और जो भी हमारे पास फैक्ट आए हैं हम उसको आपके सामने शेयर करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी शेयर करेंगे। शुक्रिया।